डॉक्टर विवेक कुमार पाठक भारत के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित ईएनटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है और अपने विशेष डोमेन में दशकों का ज्ञान अर्जित किया है। डॉक्टर पाठक कान, नाक और गले से संबंधित विभिन्न जटिल समस्याओं का निदान और उपचार करते हैं। उनके विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में नासिक पॉलिप्स, गर्दन में रेडिएशन निक्रोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म और गॉइटर जैसी स्थितियां शामिल हैं। उनके अनुभव और कुशलता के कारण वह मरीजों के बीच एक विश्वसनीय नाम बन चुके हैं। Good evening everybody. I am myself Dr. Vivek Kumar Pathak. I am an ENT surgeon and I am associated with Kailash Hospital Noida and Greater Noida, and I have a clinic in Sector 20, and I have experience in this field of ear, nose and throat for last, you can say, 12 to 15 years. I am practicing here, specifically in Noida and the Greater Noida area. So I have come across a lot of ENT problems. One of the most common ENT problem that I have encountered is epistaxis, or you can say bleeding from the nose. So now today we are going to discuss about this very common condition, the bleeding from the nose, and let's proceed. तो नाक से खून का रिसाव या नाक से खून का आना, इसको हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, और क्योंकि अब नाक से इतना कॉमन क्यों है ब्लीडिंग होना, तो उसके पीछे कारण ये है कि नाक के अंदर बहुत छोटी छोटी पतली वेसल्स होती है जो कि इल सपोर्टेड होती है, बहुत जल्दी ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं वो। और नाक, क्योंकि नाक का बॉडी में काम ये है कि ये फिल्टर करती है एयर को ना, फिल्टर करती है, तो उसकी जो वेसल्स होती हैं बहुत जल्दी सिकुड़ जाती हैं, बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो इनकी वॉल बहुत पतली होती है, वो अचानक से ब्लीड कर जाती हैं। अब लेकिन पेशेंट क्या होता है कि जैसे ही ब्लड देखता है, मतलब अब आदमी, मतलब हमारी जो कॉमन वो है कि मिथ है कि हम ब्लड देखेंगे तो एकदम घबरा जाएंगे, मतलब है ना। तो इसी केस में भी ऐसा ही होता है कि ब्लड देखते ही जो है पेशेंट और अटेंडेंट घबरा जाते हैं, जबकि इस समस्या को बहुत आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यद्यपि ये हर किसी में हो सकता है, पर कुछ पेशेंट्स जो हैं जो कि इसके लिए रिस्क फैक्टर हमेशा है ही। मतलब नंबर 1 हाइपरटेंसिव, अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रहता है। नंबर 2 कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो कि ब्लड थिनर हैं, तो हार्ट पेशेंट होगा जो कि ब्लड थिनर ले रहे हैं, एस्पिरिन वगैरह, या जो भी ब्लड थिनर ले रहे हैं। नंबर 3 पेशेंट अगर क्रोनिक लीवर डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कम बनते हैं शरीर में, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। कुछ कॉन्जेनिटल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होती है, तो उन केस में भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर नाक के अंदर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल वेरिएशन, नाक का जो सेप्टम है उसका डिविएशन है, या स्पर है नाक के अंदर में, या साइनोसाइटिस है, लॉन्ग टर्म साइनोसाइटिस है, या नाक के अंदर में कोई ट्यूमर है बहुत लंबा, है ना, जिसको हम बोलते हैं एंजियोफाइब्रोमा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें कि एपिस्टैक्सिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्राय कॉज जो होते हैं वो बहुत ट्रिबल होते हैं इशू, जैसे कि हाइपरटेंशन है, बीपी अचानक से बढ़ा है, उसके बाद में पेशेंट ने बीपी की दवाई लेना भूल गया है, या अचानक से बीपी बढ़ गया, तो उस केस में भी जो है ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, ये बार बार होती रहती है। कुछ ट्यूमर होते हैं नाक में, खासकर अगर किसी लड़के में है जो जिसकी उम्र 10 से 20 साल है, उसमें उसको एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं हम लोग, वो ट्यूमर हो सकता है। तो रिकरेंट एपिस्टैक्सिस अगर है तो हमको कॉज जरूर देखना है कि किस कारण से हो रहा है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो नहीं है बच्चे के अंदर में, है ना, या पेशेंट के अंदर में। तो अगर रिकरेंट एपिस्टैक्सिस है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉज निकल के आता है, तो उस कॉज को हमको देखना होता है। ज़्यादातर तो कॉज मैनेजेबल होते हैं, दे आर वेरी ट्रिवियल इशूज़। अदरवाइज कभी कभी जो है रेयरली कुछ ट्यूमर वगैरह निकल के आ जाते हैं, तो उनका फिर मैनेजमेंट उस हिसाब से करा जाता है। तो डूज एंड डोंट्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि घबराना नहीं है। हम जो भी स्टेप करते हैं ना, वो घबरा के हमेशा गलत कर देते हैं। मतलब तो आपने जैसे बताया कि हम क्या ही पीछे चले जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा कि जो सांस की नली है ना, वो आगे की तरफ आ जाती है, तो ब्लड का सांस की नली में जाने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि हमको करना क्या है, आगे झुकना है, नाक को पिंच करना है और मुँह को खोलना है, हमको मुँह से सांस लेनी है ना। तो आगे झुकना है, नाक को पिंच करना है और मुँह से सांस लेनी है। इसको हम बोलते हैं टॉर्टस प्रोसीजर।
बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 90% केसेस में ब्लीडिंग इससे रुक जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि पीछे नहीं जाए, पीछे ऐसे पीछे एक्सटेंड ना करें, बनस्पत इसके आपको आगे झुकना है और नाक को पिंच करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आदतें हमारी सब, अगर बच्चों में हम देखा कि बच्चे क्या करते हैं कि नाक को खुजाते रहते हैं, मतलब तो नीचे अब जो आगे का एरिया हम बोलते हैं लिटिल्स एरिया, यहाँ पे बहुत सारी पतली पतली वेसल्स होती हैं जिनका कि गुच्छा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैसलबस प्लेक्सस। तो बच्चे इस एरिया में अगर ट्रॉमा होगा तो ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब तो नाक के अंदर उंगली नहीं नहीं डालना है, ये बच्चों को बताना है शुरू से ही, मतलब ठीक है। अगर नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो अपनी दवाइयाँ टाइम पर रेगुलरली लेनी है, बीपी रेगुलरली चेक कराना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है। अगर कोई ऐसी दवाई चल रही है आपकी जो कि नॉन ब्लड थिनर्स हैं, मतलब तो उस केस में तो फिर आपको जो है अपना जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके संपर्क में हमेशा रहना है। ऐसा नहीं है कि बस दवाई है ना क्या कब तक लेनी है, किस डोज में लेनी है, कौन सी दवाई चेंज करनी है, ये टिपिकली कार्डियोलॉजिस्ट आपके बेटर वो कर सकते हैं ना। ये डिपेंड करता है कॉज क्या है उसका, तो बहुत मोस्टली कॉज में इट इज सेल्फ मैनेजेबल। आप इसको आराम से, अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है नाक की, आप टोटस प्रोसीजर करके इसको घर में आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली अगर आप ब्लड लॉस ज़्यादा है, लगातार बार बार हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली हमको जो दूसरे तरीके उस पर जाना पड़ता है, नीजल पैकिंग करनी पड़ सकती है। रियरली कभी कभी आर्टरीज जो है जो उसको हम बोलते हैं स्टेनोपेल्टन आर्टरीज का लाइगेशन करना पड़ सकता है, इसको एम्बुलाइज करना पड़ सकता है। और अगर कॉज निकल के आता है कि भाई कोई दूसरा कॉज है, ट्यूमर वगैरह है, तो फिर उसका रिमूवल करा जाता है। मतलब क्या सबसे इम्पोर्टेंट टोटस प्रोसीजर, ये तो हर किसी को आना चाहिए घर में, क्योंकि ये कंडीशन आप लाइफ टाइम में आपको देखने को मिलेगी। आपको नहीं तो आपके किसी घर वाले को या आसपास आपको, खासकर जब भी हम किसी समारोह वगैरह में जाते हैं तो सुनते हैं कि भाई अचानक से नाक से ब्लीडिंग हो गई, और सब लोग एकदम घबरा जाते हैं और फिर वो एकदम पैनिक के सिचुएशन में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना काम रखें, क्या करना है क्या नहीं करना इसका आपको पता होना चाहिए। बैठना है, झुकना है, नाक को दबाना है, ये इतना करेंगे। हल्का सा अगर बर्फ़ वगैरह है आपके पास में तो वो लगा सकते हैं, इतना ध्यान रखें तो इसको मैनेज कर सकते हैं आप घर के अंदर। अदरवाइज़ हॉस्पिटल जाएंगे तो पैकिंग करके उसको आराम से मैनेज करा सकते हैं।